हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैंने आपको भारत की भौतिक स्थिति के बारे में अपनी क्लास चल रही थी, उसके अंदर मैंने आपको पहला भाग भी करवा दिया, दूसरा भी करवा दिया, और अपनी तीसरे भाग की बारी है तो उसके बारे में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है भी आपने वो नोट कर लिया होगा, देख लिया होगा। और साथ में जी मैंने आपको सहयोग के लिए बोला था भी आप चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, कमेंट करके बताया करो। ठीक है, तो अपने करते हैं आज भारत की भौतिक स्थिति के तीसरे भाग का। ठीक है, जैसे ये भारत का नक्शा है, इसके बारे में मैंने आपको पूरा हर स्टेट के बारे में, उसकी राजधानियाँ, जो अपने के जो दूसरा देश कौन कौन सा जो हमारे साथ में सीमा बनाता है, उन देशों के नाम, उन देशों की सीमाएं, वो सारी बातें अपनी हो चुकी थी। उसके बाद में जी ये मैंने आपको पहला भाग करवा दिया था। ठीक है, ये वाला जिसको मैंने आपको बताया था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत समूह है। ठीक है, दूसरे भाग को जी अपने उत्तर भारत का विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कर लिया था। ठीक है, अब अपने जी भारत की भौतिक स्थिति का तीसरा जो भाग है उसके बारे में आज अपने करते हैं। उसका नाम जी मैंने आपको ये बताया था, दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र जी मैंने आपको उसकी परिभाषा भी बताई थी। भी प्रायद्वीप वो होता है जी जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ जो भाग होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, और चारों ओर से जल से घिरा हुआ जो भाग होता है उसको अपने द्वीप बोलते हैं। तो ये जैसे भारत का ये इधर का ये दक्षिण है। ठीक है, और दक्षिण की ये जो दिशा है इसके इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, इधर ये आपका अरब सागर लगता है, इधर जी आपका हिंद महासागर है। ठीक है, ये इतना होने के कारण इधर पानी इधर पानी इधर पानी होने के कारण जो इधर वाला जो क्षेत्र है इसको जी आप प्रायद्वीपीय बोल सकते हो। ठीक है, आगे इसके अलग अलग भाग है, इसका आगे क्या नाम पड़ता है, जैसा क्षेत्र उसके नाम पे ही जैसा क्षेत्र होगा उसी के अनुसार जी उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जी अपने को थोड़ा सा यही ध्यान रखना है इसका नाम क्या है। एक बार जब नाम हो जाता है तो जैसा नाम है वैसे ही यहाँ का धरातल होता है। ठीक है, और एक बात और आपके माइंड के अंदर चलनी चाहिए साथ के साथ में, उसके अंदर जी अपने क्या कर रहे हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति कर रहे हैं। ठीक है, भारत की भौगोलिक बोल दो, भूतल बोल दो, धरातल बोल दो। ठीक है, ये एक ही बात है। भौगोलिक स्थिति बोल दो, चीज स्वरूप बोल दो। कहने का मतलब ये है ये अपने भारत की वो जो भौतिक है, जो धरती है, जो यहाँ का धरातल है वो किस प्रकार का है। अगर उसके अंदर जी कोई मान लो अरावली पर्वतमाला आती है, उसके अंदर जी अगर विंध्याचल पर्वतमाला आती है, उसके अंदर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है, वो कोई भी श्रेणी आती है तो वो अपने को इस भाग के अंदर करनी पड़ेगी। दूसरा जी इसका जी दक्षिण का पठार जी मैंने आपको बताया था, जो पत्थर का एक बहुत बड़ा जो रूप होता है उसको अपने पठार बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ क्षेत्र पठार में भी आता है, कुछ क्षेत्र इसके अंदर श्रेणियों के अंदर भी आता है, कुछ इसके अंदर जी शेल आते हैं, इसके अंदर कुछ राजस्थान का भी पार्ट आता है, कुछ मध्य प्रदेश तो इसमें आएगा, महाराष्ट्र का भी आता है। ठीक है ना, तो ये सारा क्षेत्र जी इसके अपने करेंगे दक्षिण के पठार के अंदर। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, मैप को आप भरते रहिए साथ के साथ में। ये वाला जो पार्ट है आपको येलो कलर का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका नाम है जी आपका दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मैं दक्षिण का पठार करा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि जी मैं दक्षिण का पठार करा रहा हूँ तो मैं इधर राजस्थान में कैसे आ गया, इधर मध्य प्रदेश पड़ता है तो मध्य प्रदेश में कैसे आ गया, वो बात नहीं है। अब जैसे मान लो राजस्थान का जो मेवाड़ वाला जो एरिया है, जैसे हाड़ौती वाला क्षेत्र है जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो आता है, ये जो पथरीला एरिया है, ठीक है, तो उसको भी अपने इस पठार में काउंट करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश वाला इसमें आएगा, महाराष्ट्र का आएगा। ठीक है, इधर जी आपका कर्नाटक है, इधर केरल है, ये तमिलनाडु है, ये पहाड़ तो इसके अंदर आएगा क्योंकि ये तो खुद पड़ता ही दक्षिण के अंदर है। ठीक है, ये दक्षिण दिशा में होने के कारण क्या है जी, ये दक्षिण वाली बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन आपको क्या है जी, अगर आप बोलोगे कि सर अगर मान लो दक्षिण वाला आप भाग करवा रहे हो तो आप राजस्थान के अंदर मेवाड़ का पठार या बुंदेलखंड का पठार वो कैसे कर रहे हो, तो वो मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि जी वो पठारी क्षेत्र में आता है और वहाँ पे जी पत्थर ज़्यादा है, पत्थर ज़्यादा होने के कारण जी वो अपने को इस भाग के अंदर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये अपने आगे करते हैं। थोड़ा सा आपको इसका एक नक्शा और दिखा देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है, ठीक है ना,
अब ये जो क्षेत्र है, जो येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये जी आपका दक्षिण का पठार, ठीक है। अब आगे जी आपको एक तो ये आपको वैसे मैप के अंदर दिख जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जी क्या है, अपने इसका थ्योरिकल जो पार्ट है वो करेंगे। थ्योरिकल पार्ट के अंदर जी इसके अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन सा क्षेत्र आते हैं, उनके क्या नाम है, कौन सी श्रेणियाँ हैं, श्रेणियों के क्या नाम हैं, तो वो क्षेत्र को अपन कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये देख लिया होगा, साथ के साथ में आप नोट करते रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब आप आगे करते हैं अपने, ये जी जैसे प्रायद्वीपीय जो पठार है भारत की भौगोलिक स्थिति के तीसरे भाग का नाम है, इसका नाम है जी प्रायद्वीपीय पठार, भी आप सीधा इसको बोल सकते हो, ठीक है। पहले मैं इसमें बता भी चुका हूँ, ये दक्षिण का पठार है, मैंने आपको पहले भी बताया है भी जैसा नाम वैसा वहाँ का धरातल, ठीक है। जैसा नाम वैसा वहाँ का धरातल। आधा जब बार बार में क्या होता है, इसके नाम लेने से क्या होता है, आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो इसके नाम में ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो बार बार में अपने को नाम लेना है, ताकि अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पड़ जाए तो अपना गलत ना हो, ठीक है। तो इसका क्या है जी, जो प्रायद्वीपीय जो पठार है उसकी जो आकृति है वो त्रिभुज के आकार की है, देखो, ठीक है, इसमें ही पता लग रहा है। तो वो क्या है जी, त्रिभुजाकार आकृति का है, ठीक है। जिसका विस्तार क्या है जी, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिरी पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची। इसकी जो औसत जो ऊंचाई है जो यहाँ के पठारी क्षेत्र की, वो 600 से 900 मीटर है, ठीक है। और यह जी ये गोंडवाना लैंड का एक भाग भी है, प्रायद्वीपीय जो पठार है ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है। इसकी उत्तर दिशा में प्रवाह होने के कारण ये जैसे इसका जो क्या है, उत्तर दिशा आपको पता ही होगी जी, ये उत्तर होता है, ठीक है। ये वाला पूर्व है, ठीक है। अब इसका जो प्रभाव है जी, ये इधर उत्तर में होने के कारण बोला गया है भी ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। तो ये आपको करना है, और इसके अंदर जी क्या करना है, अपने अलग अलग भागों में बांटने की कोशिश करेंगे। अभी तो आपको इतने ध्यान रखना है, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद में जो नेक्स्ट बात आती है वो इसके नामों की बात आती है, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे एक नाम दिया हुआ है कच्छ की पहाड़ी, ठीक है। कच्छ की जो पहाड़ी आएगी तो इसके अंदर क्या आ जाएगा जी, गुजरात की बात आ जाएगी। गुजरात के अंदर एक कच्छ जिला पड़ता है, थोड़ा सा वो भी इस क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर आने के कारण जी थोड़ा उसका नाम लेना पड़ता है भी, वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो इसके अलग अलग भाग है, वो गिरनार की पहाड़ी आ जाएगी, अरावली की पहाड़ी आ जाएगी, ठीक है। इसका जो भूमि क्षेत्र है उसके आपको अलग अलग अब नाम आपको याद रखने हैं। वो तो था आपका जो प्रैक्टिकली जो मैंने इसके अंदर आपको दिखा दिया मैप के अकॉर्डिंग भी, जो आपका दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय क्षेत्र किस प्रकार का है, ठीक है। आप उसकी आकृति ध्यान रख लोगे। उसके बाद में जो उसके भागों के नाम आ जाते हैं वो अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से पक्का क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने, ठीक है। अब जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण पठार का क्षेत्र, और क्षेत्र आएगा तो इसके अंदर जी सबसे पहले तो आएगा जी आपका अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसके पहले का नाम क्या है जी, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है जी, मेवाड़ का पठार, मारवाड़ मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार, ठीक है। तीसरे भाग का नाम इसके अंदर आ जाता है जी मालवा का पठार, मालवा का पठार। जब मालवा आएगा तो आप समझ लेना भी मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है। मेवाड़ आता है तो इसके अंदर राजस्थान के अंदर जो पार्ट आएगा पथरीला एरिया वो इसमें काउंट कर देंगे। अरावली पर्वतमाला जी अपने राजस्थान के बिल्कुल बीच में से मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला मध्यवर्ती राजस्थान से गुजरती है, और वो जो अरावली पर्वतमाला की जो शुरुआत है वो गुजरात के पालनपुर से होती है, और वो राजस्थान के सिरोही जिले में प्रवेश करके ऐसे तिरछे उत्तर की ओर बढ़ती हुई जी दिल्ली तक चली जाती है वो, ठीक है। तो इसके अंदर जी ये अरावली पर्वत श्रेणी एक आ जाएगी, पहले भाग का नाम। जो दक्षिण के पठार के पहले भाग का नाम ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे भाग का नाम है जी मेवाड़ का पठार, जिसके अंदर राजस्थान का आ जाएगा। तीसरे का आ जाएगा जी मालवा का पठार, इसके अंदर आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है जी आपकी विंध्यन
पठार क्षेत्र या विंध्यन पर्वत श्रेणी भी आप इसको बोल सकते हो, विंध्यन पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके अंदर भी दो आती है, एक विंध्यन पर्वत श्रेणी आता है, एक आती है जी आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, एक और आता है इसके अंदर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। जब बुंदेलखंड का पठार आता है तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैप के अंदर भी जब बुंदेलखंड का आता है तो इसके अंदर आपका थोड़ा सा मध्य प्रदेश और थोड़ा सा यूपी का क्षेत्र इसमें आता है जी। ठीक है ना, ये जैसे उत्तर प्रदेश का ये वाला पार्ट इधर वाला, और इधर जी आपका मध्य प्रदेश पड़ता है। ये जो बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है, जैसे इसके अंदर ये वाला देख लो ये। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, बुंदेलखंड के पठार के अंदर मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश दोनों के एक बीच की जगह जी, वहाँ पे जी बुंदेलखंड। ठीक है, और उसको जी बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। जब राजस्थान के अपने दक्षिण का पठार करते हैं या प्रायद्वीपीय क्षेत्र करते हैं तो उसको जी बुंदेलखंड का पठार बोला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रख लेना, बुंदेलखंड की बात आए तो उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश आ जाएगा, बाकी जी अलग अलग आ ही गए इसमें अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जी सबसे पहले जी अपने अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले भाग का नाम बताया जी, अरावली पर्वत श्रेणी इसके अंदर आती है, क्योंकि जैसे ही जी राजस्थान का जो मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र है वहाँ से जी पठारी क्षेत्र आ जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर उसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, राजस्थान के ये 4 जिले पठारी क्षेत्र में आएंगे ही आएंगे, जिसको हाड़ौती क्षेत्र भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर जी अरावली की बात करेंगे तो अरावली का जो विस्तार है वो उत्तर से पूर्व में, उत्तर के और पूर्व से लेकर के दिल्ली तक है जी। ठीक है ना, और गुजरात के पालनपुर से अगर मान लो उसकी जो मैंने आपको बताया भी, गुजरात के पालनपुर से अरावली पर्वतमाला शुरू हो जाती है और गुजरात होती हुई दिल्ली तक जाती है, तो उसकी जी लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाती है तो फिर जी आपको बतानी पड़ेगी जी 800 किलोमीटर उसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में जी इसके अंदर कुछ 1-2 नदियाँ भी आती है, लूनी नदी की इसमें बात आ जाती है, लूनी नदी इस पर्वत से निकलती है। ठीक है, और सुगरी, जवाई नदियाँ, ये भी लूनी की जो सहायक नदियाँ होती है। ठीक है, ये अरावली के बारे में आप ध्यान रख लेना भी। अरावली पर्वतमाला कहाँ से शुरू होती है, गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और राजस्थान होती हुई दिल्ली तक जाती है। लंबाई अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो इसके अंदर 800 है, और अरावली के उत्तर दक्षिण वाला जो एरिया है उसको जी अपने प्रायद्वीपीय क्षेत्र में या दक्षिण के पठार क्षेत्र में इसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये पहले भाग का नाम। दूसरे का नाम आ जाता है जी मेवाड़ का पठार। ठीक है, मेवाड़ का जो पठार है, मेवाड़ के अंदर मैंने आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, ये तो आगे राजस्थान के जिले। उसके जस्ट बाद के अंदर आ जाता है जी आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अंदर मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र आता है, तो जो मेवाड़ के पठार का जो विस्तार है वो राजस्थान व मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है ना, और इसका विस्तार कहाँ पे है जी, राजस्थान व मध्य प्रदेश के अंदर है। और राजस्थान व मध्य प्रदेश अरावली पर्वतमाला के मालवा के पठार से अलग करने वाली एक संरचना है जी। ठीक है ना, मालवा है ये मध्य प्रदेश का जिला है, और ये क्या करता है जी आपकी अरावली पर्वतमाला को इससे अलग करने का काम करता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। और वह अरावली पर्वत से निकलने वाली जो बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में भी है। ठीक है ना, अगर बनास नदी की बात आती है तो वो राजस्थान की बात आती है, बनास नदी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, आगे जाके वो चंबल में मिल जाती है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने अभी क्या कर रहे हैं, भौतिक स्थिति कर रहे हैं, भौगोलिक स्वरूप कर रहे हैं, उसके अंदर जितनी बात आएगी वो अपने को एक बारी देखनी पड़ेगी जी। ठीक है, तो वो क्या करती है जी, बनास नदी जो चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी मानी जाती है बनास नदी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लेना भी। अरावली के जो पूर्व से जो भाग होता है वो मेवाड़ के पठार को अलग करता है, और जो मेवाड़ का पठार आएगा तो इसके अंदर राजस्थान का भी पार्ट आता है और मध्य प्रदेश दोनों का आता है, तो राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश आप इसके अंदर याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद में जो आता है मध्य मेवाड़ के अंदर जी मैंने राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश बताया था, उसी बार में जो आगे का बात आ जाती है वो है जी आपका मालवा का पठार की। ठीक है, मालवा का पठार ये राजस्थान का जो भारत का जो तीसरे भाग का नाम है,
दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इसके अंदर जी मालवा के पठार की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि ये काफ़ी बड़े क्षेत्र के अंदर ये फैला हुआ है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित संरचना मालवा का पठार है जी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के अंदर बेसाल्ट नाम की ये चट्टानें हैं, इन चट्टानों से जो निर्मित पत्थर है उसको जी मालवा का पठार बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखनी है। और इसके अंदर जी ये 3 नदियाँ याद रख लेना, चंबल नदी, नर्मदा और तापी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। मालवा के पठार के अंदर 3 नदियाँ भी याद रख लेना, एक चंबल नदी, एक तापी नदी और एक नर्मदा नदी, ठीक है ना। ये 3 आप नदियाँ याद रख लेना। बाकी ये वो मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टानों से जो निर्मित पत्थर है उसको मालवा का पठार बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी आप इतना भी ध्यान रख लोगे, अगर मालवा भी है कहाँ पे तो भी अपना काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है जी आपका बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। ये जी आपके नेक्स्ट इसके भाग का नाम जो बुंदेलखंड का पठार है, इसका जो विस्तार है वो ग्वालियर के पठार और विंध्य श्रेणी के बीच में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के अंदर आता है, ठीक है ना। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। जब बुंदेलखंड आ जाता है तो बुंदेलखंड को सोच लेना भी मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश दोनों का क्षेत्र इसके अंदर आता है। जैसे नक्शे के अंदर मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये वाला पार्ट, ठीक है, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश है, ये बीच का क्षेत्र ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है। जैसे आप नक्शा देखोगे, भारत का मैप देखोगे तो मैप के अंदर ये साफ तौर पे दिखाई देता है भी ये क्षेत्र मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश दोनों को कवर करता है जी ये, ठीक है ना। तो इसके बारे में ध्यान रख लेना। जो इसका बुंदेलखंड का जो पठार है, इसका जो विस्तार है वो ग्वालियर के पठार और विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, विंध्यन पर्वत श्रेणी के बीच का आता है और इसके अंदर जी मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश दोनों आएंगे जी, ठीक है। यहाँ की जो ग्रेनाइट व निच चट्टानी संरचना में अपक्षय व अपर्दन की क्रिया में होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है जी, ठीक है ना। लाल मिट्टी का यहाँ पे विकास हुआ है। किसके कारण हुआ लाल मिट्टी का विकास? ग्रेनाइट व निच चट्टानों के द्वारा, ग्रेनाइट और निच चट्टानों से यहाँ पे लाल मिट्टी का विस्तार हुआ है जी, यह विकास हुआ है, ठीक है ना। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक नदी, ठीक है ना, यमुना की सहायक नदी चंबल नदी के द्वारा बने महाखंडों के उत्खनित भूमि को प्रदेश कहते हैं जी। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा बने महाखंडों को उत्खान भूमि का प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसको? उत्खान, उत्खान भूमि, ठीक है। इसके मतलब ये ध्यान रख लेना। और उसके बाद में जो इसकी नेक्स्ट जो बात आती है वो क्या है जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि की पूर्वी पठार से अलग करता है जी, ठीक है ना। पूर्वी पठार है उसको क्या करता है जी, अलग करता है। किसको अलग करता है जी? दक्षिण के पठारों को। किससे अलग करता है? आपका छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड के पठार को केंद्रीय उच्च भूमि से पूर्वी पठार को अलग करता है। ये थोड़ा सा इसका ये लेंथी है, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। साथ के साथ में बार बार में इसको सुनते रहो बस लगातार, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट भाग का नाम आ जाता है वो आ जाता है जी विंध्यन पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। विंध्यन पर्वत श्रेणी ये भी आगे दक्षिण का जो पठार है या प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसके नेक्स्ट भाग का नाम है, ठीक है। इसका जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है जी, ठीक है ना। 4 राज्यों को इसके अंदर शामिल किया गया है। किसके अंदर? विंध्यन कागार क्षेत्र आप इसको बोल सकते हो, विंध्यन पर्वत श्रेणी आप इसको बोल सकते हो, या विंध्याचल पर्वत भी आप इसको बोल सकते हो। विंध्याचल पर्वत का आप ध्यान रखना भी, इसकी जो लोकेशन पूछ ली जाती है भी ये है कहाँ पे। फिर आपको जी 4 राज्य बताने हैं। इसका जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर, गुजरात के अंदर है नहीं, गुजरात से लेकर, गुजरात से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, 4 ये, और गुजरात से जी ये विंध्यन कागार भूमि है ये शुरू भी होती है, ठीक है ना। इसमें गुजरात में जेबट हिल और बिहार के अंदर केसूर हिल है, ठीक है ना। इसको जो विंध्यन जो कागार भूमि है इसको गुजरात के अंदर जी जोबट हिल और बिहार के अंदर कैमूर हिल कहते हैं, ठीक है ना। लिख देता हूँ यहाँ पे, गुजरात के अंदर जोबट, गुजरात में जोबट हिल और बिहार के अंदर, बिहार में कैमूर, कैमूर हिल कहते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं जी विंध्यन कागार भूमि को, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और
छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य, और इसके अंदर जोबट हिल गुजरात के अंदर और कैमूर हिल बिहार के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके। विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है जिसमें विंध्यन, विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियाँ पाई जाती है जी। ठीक है ना, यहाँ पे जी एक शब्द और आ जाता है पारसनाथ। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से ये चूना से ये निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित इन संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव, परंतु भवन निर्माण पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक होता है जी। ठीक है ना, मतलब काफ़ी ये इसके अगर मकान बनाते हैं तो काफ़ी पैसा बचता है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, उसके बाद में चलो अपने नेक्स्ट देखते हैं। विंध्यन श्रेणी आ गई। विंध्यन के बाद में आ जाती है जी आपकी नेक्स्ट 6 नंबर पे जी दक्षिण के पठार की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। इसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ व छोटा नागपुर के पठार तक है जी। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटा नागपुर का पठार है जी, ये जी आपके झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर। ठीक है, एक सीधा नागपुर भी है और एक छोटा नागपुर है। नागपुर की जब बात करते हैं तो वो तो आता है जी आपके महाराष्ट्र के अंदर। अगर सीधा नागपुर की बात आ जाती है तो वो आप बता देना महाराष्ट्र के अंदर है। और अगर मान लो छोटा नागपुर की पठार आती है तो उसके अंदर जी अपने झारखंड का पार्ट है जी, वो इसके अंदर अपने शामिल करेंगे। ठीक है, और छोटा नागपुर का पठार आपकी झारखंड के अंदर है जी। ठीक है, यह पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ियाँ, मानदेव की पहाड़ियाँ, मेकाल पर्वत श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो है जी आपकी धूपगढ़। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है जी धूपगढ़। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाती है तो 1350 मीटर है जी। किसकी है जी? धूपगढ़ की। इसकी जो ऊंचाई पूछ लिया है 1350 है, ये किसकी है? दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। यह पश्चिम से पूर्व, जैसे आपने नक्शे को देखा होगा, नक्शा अगर आपको अच्छे से याद है तो ये आपको लोकेशन है या दो दिशा है वो ऑटोमेटिक आपकी अच्छे से हो जाएगी। यह पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ और मेकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। 3 याद रखना है जी, दोबारा पढ़ देता हूँ। राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मेकाल श्रेणी। ठीक है, जब ये कर लेते हैं और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है जी आपका धूपगढ़। ठीक है, इसके अंदर अमरकंटक की भी बात आ जाती है, कुछ अन्य बातें भी इसके अंदर आ जाती है जो अलग अलग ऊंचाइयाँ हैं। यहाँ से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम भी हुआ है। ठीक है, यह एक ब्लॉक पर्वत है। इसका निर्माण मुख्य ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच में जलीय विभाजक का भी कार्य करती है। ठीक है, इतना होने के बाद जब ये कर लोगे तो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका यही है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो इसका विस्तार जी गुजरात से शुरू हो जाता है। गुजरात से होते हुए जी मध्य प्रदेश में जाने के बाद में मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे महाराष्ट्र शुरू हो जाता है, तो महाराष्ट्र का क्षेत्र भी इसके अंदर आएगा। उसकी सीमा से होते हुए जी उसके बिल्कुल पास के अंदर जी छत्तीसगढ़ आ जाता है, जो ऐसे रूप के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, जो ऐसे रूप में फैला हुआ है जो छत्तीसगढ़ है जी, ये किसी समय जी मध्य प्रदेश के हिस्सा हुआ करता था, तो छत्तीसगढ़ की ये सीमा तो ये लगी जाएगी और साथ में जी आपका महाराष्ट्र इधर का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इसमें ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ के जस्ट इधर तो आएगा जी उड़ीसा, लेकिन इधर आ जाएगा जी आपका झारखंड, और छोटा नागपुर का जो पठार है वो है जी झारखंड के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बाद में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बाद में भी इसका और आगे जो डिवाइडेशन की पूछ लिया जाता है दक्षिणापसार, उसके बारे में ये मैं आपको झारखंड का शब्द ले ही रहा था। छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये आ जाएगा जी आपके झारखंड के। ये जो कोई यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो विस्तार है ये मुख्य झारखंड के अंदर है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के अंदर आते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, छोटा नागपुर का पठार सबसे पहले ध्यान रखना है भी झारखंड के अंदर है। ठीक है,
इसका अब क्या कर रहे हैं जी, अपने भारत की भौतिक स्थिति का तीसरा भाग कर रहे हैं। जो भौगोलिक स्थिति के अंदर क्या कर रहे हैं जी, वैसे तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड के अंदर है, लेकिन चक्कर क्या पड़ता है भी जो इसका जो ये क्षेत्र और भी जहाँ जहाँ फैला हुआ है, जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर थोड़ा सा ये टच करता है, छत्तीसगढ़ का भी इसके अंदर बात आ जाती है, और जैसे ये इसके अलावा दक्षिणी बिहार, जैसे बिहार का जो नीचे वाला क्षेत्र है उसका भी थोड़ा सा पार्ट इसमें शामिल करते हैं। फिर उत्तरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जो ये ऊपर वाला उत्तरी वाला जो भाग है ये इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला आ जाता है। उड़ीसा का जो उत्तरी क्षेत्र है, इधर झारखंड के ये उड़ीसा है, इसका भी उत्तरी क्षेत्र जी इसको टच करता है, छोटे नागपुर के पठार को। तो ये जो सारा क्षेत्र जी अपने करेंगे छोटे नागपुर के पठार के अंदर काउंट करेंगे ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, छोटा नागपुर का पठार प्रॉपर तौर पे पूछ लिया जाता है तो झारखंड के अंदर, इसके बाद में पूछ लिया जाता है तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो फिर दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र। ये क्या होता है जी, छोटे नागपुरी पठारी क्षेत्र के अंदर आते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में जी पारसनाथ हिल की भी बात हो रही थी पहले, तो इसके अंदर जी हजारीबाग पठार की चोटी, उसका नाम है जी पारसनाथ हिल। ये छोटा नागपुर की पठार की सबसे ऊंची चोटी है जी, कौन सी, पारसनाथ हिल, पारसनाथ हिल। ये जी क्या है, छोटे नागपुर के पठार की जी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी माना जाता है। जो जैन जाति के जो लोग हैं उनका तीर्थ स्थल भी है पारसनाथ हिल, जो है जैन जाति के जो लोग हैं उनका तीर्थ स्थल भी है, जैनियों का तीर्थ स्थल। ठीक है, ये इतना ध्यान रख लेना। उसके बाद में अपने नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद में आ जाता है जी आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ इसका जो भारत की भौतिक स्थिति के जो तीसरा भाग में बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, दक्षिण का पठार, और दक्षिण का पठार में करेंगे तो छत्तीसगढ़ पहले भी नाम आया था, झारखंड के पठार के अंदर भी, उससे पहले थोड़ा मालवा के पठार में भी चित्र आया है। अब इसका जी अलग से भी करते हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी, इसको बेसिन भी आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ से जी महानदी निकलती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ बेसिन का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में है। ये दो बात ध्यान रखनी है, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। बस आप लोकेशन ध्यान रख लोगे तो फिर ये ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये देखो छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करती है जी, ठीक है, तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार के रांची पठार से अलग करती है। स्वयं को जी महानदी के द्वारा छोटे नागपुर पठार के रांची पठार से अलग कर दिए, ठीक है ना। रांची भी ये आपको पता ही है जी झारखंड की राजधानी है, ठीक है। यहाँ पर महानदी और इसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसोदी, मांड या आदि ये नदियाँ भी यहाँ से निकलती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है जी, यहाँ पर कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता होती है। कहाँ पे, दक्षिण के छत्तीसगढ़ के पठार के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोयले की अगर प्रचुर उपलब्धता अगर बार में पूछ लिया जाता है तो वो आपको बताना पड़ेगा छत्तीसगढ़ बेसिन में या महानदी के बेसिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है जी दंडकारण्य का पठार, ये भी नेक्स्ट भाग का नाम है, ठीक है। इसे आप इसको नेक्स्ट नंबर दे सकते हो, 7 नंबर, सॉरी 8 नंबर, ये 7 नंबर, ठीक है। दंडकारण्य का जो पठार है इसका जो विस्तार है वो उड़ीसा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा, ठीक है। और यह भारत के मध्यवर्ती भाग के अंदर स्थित है जी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे ये अब अपने दक्षिण का पठार कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या जी, इधर उड़ीसा आ गया, ठीक है, इधर तेलंगाना आ जाएगा, इधर तमिलनाडु आ जाएगा, इधर कर्नाटक आ जाएगा, इधर केरल आ जाएगा, ठीक है। तो जब इधर वाला पार्ट तो इसके अंदर आएगा ही आएगा क्योंकि ये अपने दक्षिण का पठार ही कर रहे हैं, तो दक्षिण वाला क्षेत्र तो इसके अंदर आएगा ही आएगा। लेकिन थोड़ा सा जी ये ऐसे टेढ़े रूप के अंदर फैला हुआ था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी भाग था ये, ठीक है। इसके अंदर जी जैसे माइंड ऐसे स्लिप होता है कि भाई जी अगर मान लो अपने दक्षिण का पठार कर रहे हैं तो अपने मेवाड़ में कैसे आ गए,
तो मेवाड़ में इसीलिए आए हैं क्योंकि वहाँ का क्षेत्र भी पठार ही आता है, तो अपने उसको पठारी क्षेत्र में काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगर आपको मैप अगर आपका ढंग से भरा हुआ है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा पढ़ देता हूँ। तो दंडकारण्य का जो पठार है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक है। और यह यह भाग है, ये भारत के मध्यवर्ती भाग के अंदर स्थित है। ठीक है, यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ है, अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है, ये दंडकारण्य का जो पठार है इसके अंदर जी खनिज पाए जाते हैं ज़्यादा। बाकी खेतीबाड़ी इधर नहीं होती है, फसल कम होती है, और जगह की यहाँ पे भी वो भी है जी उबड़ खाबड़ है, समतल जगह नहीं है, इसलिए जी वहाँ पे अनुपजाऊ वो क्षेत्र पाया जाता है जी। ठीक है ना, ज़्यादा वहाँ पे क्या है, फसल नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके अंदर जी दंडकारण्य पठार के अंदर जी गोदावरी नदी की भी बात आ जाती है। गोदावरी की सहायक नदी है जी, इंद्रावती का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। ठीक है ना, जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है जी इंद्रावती। ठीक है ना, ये वाली। ठीक है, ये आ जाएगा जी आपका दंडकारण्य का पठार। क्षेत्र थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है ना, 4-5 राज्यों के नाम मैं इसके अंदर बोल रहा हूँ बार बार के अंदर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, बार बार में रिपीट करके इसको ऐसा कर लेना है कि जी इसके नाम से हमें पता लग जाए कि हम कौन सा भारत की भूगोलिक स्थिति के स्वरूप के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है जी इसका कुछ और नेक्स्ट क्षेत्र। इसके अंदर क्या है जी, आपका मेघालय का पठार आ जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है दक्षिण के पठार के अंदर जी मेघालय का पठार भी आता है। ठीक है ना, ये जैसे जी मैंने आपको बताया था, जैसे ये वाला। ठीक है, अब मेघालय अगर मान लो भारत की भौतिक स्थिति के अनुसार पूछ लिया जाता है फिर तो मेघालय इधर आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा जी उसके अंदर वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि भौगोलिक स्थिति के अनुसार जी मेघालय का जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र के अंदर आता है, पठार है जी वहाँ पे थोड़े। ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति की जो संरचना है, मेघालय का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी विस्तार है जी। ठीक है ना, पूर्व वाला क्षेत्र। अब ये नहीं कि सर आप दक्षिण वाला पठार करा दो फिर इधर पूर्व में कैसे आ गए, वो इसीलिए आया हूँ क्योंकि जो वहाँ का जो क्षेत्र है वो भी पठारी क्षेत्र है, और पठार जी वही होता है जो पत्थर का एक बहुत बड़ा जो रूप होता है उसी को अपने पठार में काउंट करते हैं। ठीक है ना, जो इसकी उत्पत्ति की जो संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ये एक पूर्वी विस्तार है। ठीक है ना, पूर्वी शब्द यहाँ पे फिर आ रहा है, दोबारा ध्यान रखना, पूर्वी विस्तार है, पूर्वी विस्तार। क्या चीज़, मेघालय का पठार, किसका, दक्षिण के पठार का विस्तार। ठीक है, उसके बाद में जी नेक्स्ट आता है जी इसका दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार जब अपने करते हैं, ये दक्षिण के पठार के नेक्स्ट भाग का नाम है। जब दक्कन का जो पठार करते हैं तो इसके भी आगे जो 2 भागों के अंदर डिवाइडेशन हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाता है जी, एक तो कर्नाटक वाला क्षेत्र आ जाता है और दूसरा इसके अंदर जी आंध्र प्रदेश का पठार आ जाता है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का जैसे अब नया नाम जी जैसे सीमांध्र पड़ गया है, आंध्र प्रदेश का जो नया नाम है वो सीमांध्र है। कई बुकों के अंदर ये भी मिलता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, दक्कन का पठार। ठीक है, और इसके अंदर आएगा एक कर्नाटक का पठार। आपने भारत की भौतिक स्थिति के अंदर देखा होगा या नक्शे के अंदर देखा होगा, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक वाला सारा क्षेत्र इसके अंदर अपने काउंट करते हैं। ठीक है, कर्नाटक के पठारी, जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय व पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मलनाड। कहने का मतलब ये कर्नाटक के पठार को सीधा पूछ लिया क्या क्या कहा जाता है भौगोलिक स्थिति में, तो मलाड कहा जाता है जी, ये ध्यान रखना, मलनाड कहा जाता है। ठीक है, मैसूर का पठार भी इसके अंदर आ जाता है जी। ठीक है ना, मैसूर का पठार या बेंगलुरु का पठार भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना, बेंगलुरु आपको पता है जी कर्नाटक की राजधानी है, ये भी बात आ जाएगी। कर्नाटक में धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसकी वजह से, धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आ जाता है जी आंध्र का पठार। ठीक है ना, दक्कन के पठार के अंदर मैंने आपको बताया भाई 2 भागों में बांटा गया है। एक अंदर उसके अंदर आ गया कर्नाटक का पठार, ठीक है ना, जिसका मैंने आपको नाम बता दिया था मलनाड,
और दूसरा आ जाता है जी इसके अंदर आंध्र का पठार, ठीक है ना, आंध्र बोल सकते हो इसको जी, आंध्र प्रदेश को जी आप सीमांध्र भी बोल सकते हो, अभी बताया थोड़ी देर पहले, सीमांध्र का पठार, ठीक है। आंध्र के पठार के अंतर्गत रायलसीमा की पठार तथा तेलंगाना के पठारों को शामिल किया जाता है, ठीक है ना। रायलसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार को शामिल किया जाता है किसके अंदर, आंध्र प्रदेश के पठार के अंदर या सीमांध्र के पठार के अंदर, ठीक है। इसमें नदी की बात आती है तो कृष्णा नदी की बेसिन की बात आ जाती है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं, जहाँ बेलिकाटा, पालकोटा और नलाई मुंडी पहाड़ी है, ठीक है ना, और इसका विस्तार भी इसके क्षेत्र को कवर करता है, तेलंगाना के पठार को। कृष्णा नदी के बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को जी तेलंगाना का भी पठार कहते हैं, ठीक है। तेलंगाना के पठार का जो ऊपरी हिस्सा है वो पठारी है और दक्षिणी हिस्सा है वो है जी उपजाऊ, ठीक है ना। ऊपरी जो तेलंगाना का देख लेना जैसे नक्शा है, तेलंगाना की जो आकृति है वो ऐसे त्रिभुजाकार है, ठीक है। त्रिभुजाकार होने के कारण जो इसका जो ऊपरी वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, ये तो है जी पठारी, और ये नीचे वाला जी ये जी उपजाऊ, ठीक है, ये ध्यान रख लेना जी। और इसमें कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन के मध्य जी केलूरू झील भी स्थित है जी, केलूरू झील भी स्थित है। केलूरू झील पूछ लिया जाता है भी कहाँ पे है, तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच के अंदर जी केलूरू झील भी आ जाती है किसके अंदर, ठीक है। तो ये जी आपके भारत की भौतिक स्थिति के नाम, ठीक है, भारत की भौतिक स्थिति के क्या आ जाते हैं इसके अंदर, हर भाग के बारे में, मेवाड़ का क्षेत्र, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन के पठार के अंदर अपनों ने 2 को शामिल कर दिया, एक को कर्नाटक का पठार कर दिया, एक आंध्र प्रदेश का। ये बार बार में नाम लेकर के बार बार में इसको सुनते रहो, बार बार में इसको रिपीट करते रहो। जितना रिपीट करोगे, जितना बार बार में इसको बोलोगे नामों को, तो नाम से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक इसका नक्शे के बारे में दिखाई दिया था, ठीक है। तो आप इस बारे में देख लो, अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहो तो ले सकते हो आप इसका, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये सारे को इसमें शामिल किए, इसके अलग अलग भाग मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो उम्मीद है अभी मैंने आपने नोट कर लिया होगा, और साथ में जी आप चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद जी।